विवेकी विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2, जिसमें हम उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, भौतिकवाद, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, इन 4 हेडिंग्स को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसको पढ़ करके आप क्या क्या सीखेंगे। उपनिषदों का महत्व समझते हुए उनकी शिक्षा एवं संदेश लिख पाएंगे। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां समझकर लिख पाएंगे। समाज में व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद के बढ़ने के क्या कारण रहे होंगे, यह बता पाएंगे। समाज में फैली दकियानूसी सोच और धार्मिकता, जादू टोना और अंधविश्वास जैसी बुराइयों के बारे में आप जान पाएंगे। महाभारत और रामायण का भारतीयों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह लिख पाएंगे। भारतीय पुराकथाओं में दिए गए उपदेश को समझकर उसे अपने जीवन में अपना पाएंगे आप। पिछले भाग में आपने क्या सीखा था, आइए एक बार दोहरा लें। आपने सीखा सिंधु घाटी सभ्यता 6 से 7 हजार वर्ष पुरानी होने पर भी आज भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति को देखकर उस समय के लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, दस्तकारी, पोशाकों से उस समय के फैशन का पता चलता है, जिसे किसी ना किसी रूप में आज भी अपनाया जाता है। भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृतियों के साथ आर्यों की काफी समानता है। ये भारत की ही संतान हैं। आर्यों ने मुख्य धंधा कृषि अर्थात खेती को अपनाया। पूर्ण विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़, किसी दुर्घटना या मौसम परिवर्तन से जमीन सूखने के कारण हुआ होगा। भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना लिखित इतिहास वेद है, जिसकी भाषा ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। वेद 4 हैं, जिनमें मानव मन की सभी भावनाएं, काव्य रस, साहसिक कारनामे, कला, संगीत और साहित्य के साथ साथ नाचने गाने की कला, चित्रकला और रंगमंच आदि सभी कलाओं का ज्ञान समाया है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी अद्भुत है कि निरंतर परिवर्तन होने पर भी यह सभ्यता और संस्कृति 3 से 4 हजार वर्षों से निरंतर अपने अखंड रूप को बनाए हुए है। लोगों के मन में जाति पाति आई, ऊंच नीच आई, भेदभाव आए, तब भी भारत ने ईरानियों, यूनानियों, चीनी लोगों, मध्य एशियाई लोगों एवं अन्य लोगों से निरंतर अपना संपर्क बनाए रखा। इसीलिए भारतीय संस्कृति आज भी निरंतरता बनाए हुए है। यह आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो आइए अब पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अगला भाग, और इसमें हम पढ़ेंगे उपनिषद। ये उपनिषद क्या है? नेहरू जी लिखते हैं कि उपनिषदों की रचना ईसा से 800 वर्ष पहले मानी जाती है, और इन उपनिषदों में सत्य खोजने का उत्साह और उसे वैज्ञानिक ढंग से परखने की जागृति दिखाई पड़ती है। उपनिषदों में अद्वैत मत को माना गया है, अर्थात आत्मा और परमात्मा को एक माना गया है। मुख्य रूप से उपनिषदों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उपनिषदों का उद्देश्य है आपसी मतभेद अर्थात वाद विवाद को खत्म करना, लोगों को जादू टोने से दूर करके कर्म करने की शिक्षा देना। बहुत सारे लोग हैं जादू टोने में फंस करके कर्म नहीं करते और जिंदगी भर उसी काम में लगे रहते हैं, और अंत में पता चलता है कि ये क्या कर डाला। तो जीवन की सच्चाई को समझाते हुए अलौकिक प्रकाश और ज्ञान की कामना जगाना, असत अर्थात बुराई से अच्छाई की ओर, असत को असत्य से सत्य की ओर भी कहा जाता है, और बुराई से अच्छाई की ओर भी कहा जाता है, और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलना, ये था उपनिषद का मुख्य उद्देश्य। मृत्यु से अमरता की ओर ले जाना। मरने के लिए हम नहीं हैं, हम तो अमर होने के लिए हैं। प्रश्न उत्तर के माध्यम से मानव मन में जन्म लेने वाली जिज्ञासाओं को शांत करना, और हमेशा चलते रहो चरैवेति का संदेश ये चारों उपनिषद दे रहे हैं। व्यक्तिवादी दर्शन क्या है, समझिए जरा। जब व्यक्ति अपने आप को प्रधानता देता है, अपनी सोच को प्रधानता देता है, मैं जो चाहूं, मुझे जो अच्छा लगे वही कर लूं मैं, तो वैसा व्यक्तिवादी दर्शन
क्या है? देखिए नेहरू जी लिखते हैं, उपनिषदों में यह सिखाया गया कि अगर हमें उन्नति करनी है तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा शरीर और मन वो स्वस्थ और अनुशासित रहे। किसी भी प्रकार का ज्ञान पाने के लिए, किसी भी असंभव कार्य को संभव करने के लिए मनुष्य के स्वभाव में संयम, सेल्फ कंट्रोल है, आत्मपीड़न, अपने आप को कष्ट देने की इच्छा भी होनी चाहिए, और आत्म त्याग की भावना जरूरी है। अपने आप डिवोशन करे वो, क्योंकि इस प्रकार की तपस्या ही भारतीय मानव को गुलामी से मुक्त और अग्रगण्य बना सकती है। भारतीय आर्य प्रत्येक व्यक्ति को यह आजादी देते थे कि वे अपनी रुचि के अनुसार रीति रिवाज, आस्था और विश्वास सभी रख सकते हैं। इसका दुष्परिणाम, अब इसका बुरा परिणाम हो गया, जब सबको मनमानी करने की छूट होगी तो क्या होगा? सब अपने ढंग से चलेंगे। तो इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि लोग केवल अपने ऊपर ही केंद्रित होने लग गए, सेल्फ सेंटर्ड, और उन्होंने समाज के प्रति अपने कर्तव्य की परवाह करना छोड़ दिया, और समाज में व्यक्तिवाद अर्थात एक व्यक्ति का महत्व बढ़ गया, अलगाववाद सब दूर दूर होने लग गए, और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद बढ़ता चला गया, जिसके कारण लोग बौद्धिक रूप से कमजोर होते गए और उनकी रचनात्मक शक्ति कम होती चली गई, क्योंकि उनका दिमाग जाति पाति और ऊंच नीच में उलझ कर रह गया। तो इसलिए कहते हैं, अगली हेडिंग में बताते हैं भौतिकवाद। वो क्या है भौतिकवाद? भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन चलता रहा। भौतिकवादी मतलब खाओ पियो ऐश करो, और ये दर्शन कहता है चारवाक दर्शन। वो कहता है जो खाना है चाहे उधार ले लो, किसी से कर्जा ले लो, देने की क्या जरूरत है, खाओ पियो मौज करो। तो ये जो भौतिकवाद की बात करता है चारवाक दर्शन, इनके अनुसार इस संसार में केवल उन वास्तविक पदार्थों का अस्तित्व है जो हमें दिखाई देते हैं, जो दिखाई नहीं देते उनको क्यों मानना। इसके अलावा ना तो कोई संसार है, ना कोई स्वर्ग नरक है, ना कोई देवी देवता है, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा है, ऐसा वो मानते हैं। और उपनिषदों के बाद ही भौतिकवाद पर साहित्य लिखा गया, क्योंकि यह साहित्य प्रारंभ में ताड़पत्रों पर लिखा गया, इसीलिए इसकी कई प्राचीन पुस्तकें भारत में नहीं मिलती, लेकिन उसके अनुवाद चीनी भाषा में और तिब्बती भाषा में मिल जाते हैं। राजनीति और आर्थिक संगठन पर आधारित कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसमें भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत क्या होते हैं? जिसमें जीवन का दर्शन छुपा हो, अनुभव छुपा हो, बहुत समझदारी की बातें लिखी हो। इसकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में की गई थी। भौतिकवादियों ने समाज में फैले दकियानुसी विचारों, एकांगी धार्मिकता, जादू टोना और अंधविश्वास जैसी बुराइयों से जकड़ी हुई अतीत की जंजीरों और बोझ से भारतीयों को मुक्त करने का बीड़ा उठाया। ये थी हमारी भौतिकवाद का सुधार हुआ उसमें। फिर आते हैं अगली हेडिंग पर, महाकाव्य इतिहास परंपरा और मिथक, और ये है हमारे रामायण और महाभारत। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध महाकाव्यों के रूप में मुख्य रूप से महाभारत और रामायण ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनका भारतीयों के जीवन पे आज भी जीवंत प्रभाव दिखाई देता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हम तो राम की तरह जीते हैं, हम तो लक्ष्मण की तरह हैं, तो वो आज भी प्रभाव दिखाई देता है। इन दोनों ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि इनमें अत्यंत बुद्धिजीवी लोगों से लेकर साधारण, अनपढ़ और अशिक्षित देहाती लोगों के लिए भी पर्याप्त उपयोगी सामग्री विद्यमान है। इन ग्रंथों में उन रहस्यों के बारे में भी बताया गया है जिनके द्वारा जाति पाति और ऊंच नीच के कारण अनेक रूप में बटे हुए समाज को एकजुट करके रखा जा सकता था। भारतीय पुरानी कथाओं का इतिहास वैदिक काल से माना जाता है। इसमें वीर गाथा पर कहानियां लिखी गई, जो राजा महाराजा जिन्होंने वीरता में अपनी प्राण त्याग दिए अपने देश को बचाने के लिए, पहले उन पर कहानियां भी बहुत अधिक मिलती हैं। इन कहानियों में कवियों और नाटककारों ने सच्चाई और कल्पनाओं का सुंदर संयोग किया है। इन कहानियों में यह उपदेश दिया गया है कि परिणाम की परवाह किए बिना सत्य और वचन का पालन अवश्य करना चाहिए।
साथ ही साथ इनमें जीते जी और मरने के बाद भी वफादारी, वफादारी, साहस और लोक कल्याण के लिए सदाचार एवं बलिदान की शिक्षा दी गई है। तो अब हम देखते हैं इसी में अगला भाग, कल्हण। एक हमारे कवि हुए हैं कल्हण, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो इतिहास का ग्रंथ है, राजतरंगिणी। ईसा की 12वीं सदी में जो कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिणी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा, वही एकमात्र लिखित प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जाता है। अन्यथा भारतीय इतिहासकारों ने यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की भांति तिथियों और कालक्रम का वर्णन करते हुए कभी अपने साहित्य की रचना ही नहीं की। तिथियों का पता ही नहीं चलता कौन सा साहित्य, कब कौन राजा हुआ। तो अतः ऐतिहासिक रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास के अभिलेख, ये है हमारे अभिलेख, जैसे कहीं किसी पत्थर पर, किसी खंबे पर जो शिलालेख हैं उन पर कुछ गुदवा कर लिखवा दिया, या कलाकृतियां या इमारतों के टुकड़े बचे मिले, या सिक्के और संस्कृत साहित्य का विशाल संग्रह जो मिला, उससे हमें सहायता लेनी पड़ती है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे हुए सफरनामे, विदेशी यहाँ आए और उन्होंने अपने विजिट्स को अपने शब्दों में लिखा, तो उससे पता चलता है कि उस समय भारत कैसा था। तो सफरनामों का सहारा लिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होने वाली पौराणिक कथाओं और कहानियों के आधार पर भारत की जनता ने अपने अतीत, अपने पास्ट के बारे में अपनी सोच समझ को विकसित कर लिया। उन्हें पता चला कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, क्या करते थे, कहाँ कैसी संस्कृति थी। इस काल्पनिक इतिहास के साथ जुड़े हुए तथ्य अर्थात सच्चाइयां और दंत कथाएं अर्थात कपोल कल्पित मन गढ़ंत कहानियों के मिश्रित रूप के कारण भारतीय जनता को मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, जिससे जिंदगी में अलगाव पैदा हुआ और सच्चाई जानने के लिए दिमाग में रुचि और आसानी से विश्वास करने की सोच विकसित हो गई। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, आइए मुख्य बिंदुओं को ध्यान से देखिए। आप पूरे पाठ का रिवीजन, पुनरावृत्ति हो जाएगी। देखिए जरा, उपनिषदों में अद्वैत मत को अर्थात आत्मा और परमात्मा को एक माना गया है। हमेशा चलते रहो चरैवेति का संदेश दिया गया है। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपने रीति रिवाज, आस्था, विश्वास रखने लगे तो दुष्परिणाम यह हुआ कि लोग केवल अपने ऊपर ही केंद्रित होने लग गए और उन्होंने समाज के प्रति अपने कर्तव्य की परवाह करना छोड़ दिया और समाज में व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद बढ़ता चला गया और उस जातिवाद ने जड़ें जमा ली। भौतिकवादियों ने समाज में फैले दकियानुसी विचारों, एकांगी धार्मिकता, जादू टोना, अंधविश्वास जैसी बुराइयों से जकड़ी हुई जो अतीत की बेड़ियां थी उनको और भारतीयों की पुरानी सोच की बोझ से भारतीयों को मुक्त करने का बीड़ा उठाया। महाभारत और रामायण इन दोनों का भारतीयों के जीवन पे आज भी जीवंत प्रभाव दिखलाई पड़ता है। भारतीय पुराकथाओं में कवियों और नाटककारों ने सच्चाई और कल्पना का सुंदर संयोग करते हुए यह उपदेश दिया है कि परिणाम की परवाह किए बिना सत्य का और वचन का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ जीते जी और मरने के बाद भी हमें वफादारी नहीं छोड़नी चाहिए, साहस नहीं छोड़ना चाहिए, लोक कल्याण के लिए सदाचार और बलिदान की भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इतना विस्तृत है हमारा साहित्य और संस्कृति और हमने उस संस्कृति को, अपने उस साहित्य को अपने जीवन में अपनाना है और ऐसा जीवन जीना है ताकि हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को फिर से जागृत कर सकें। धन्यवाद।